फिल्म की शुरुआत में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई जाती है। महामारी से दुनिया में कई लोगों की मौत हो चुकी है। जिस संक्रमण ने इंसानों को खत्म कर दिया, उसका असर जानवरों पर नहीं पड़ा। अब सड़कों पर यातायात नहीं था, कारखाने बंद थे। लंबे समय तक प्रदूषण न होने के कारण प्रकृति ने पृथ्वी को पुनः जीवन प्रदान किया। हर तरफ हरियाली फैल रही थी, इसलिए जानवर इस वातावरण में बहुत आराम से रह रहे थे। अब जो जीवित रहना जानते हैं, वे जीवित हैं। जिन कुछ लोगों को हम आदि को देखते हैं, उनमें से एक, वह बचपन से अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन महामारी के कारण उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई और वह जीवित रहने में सक्षम था, क्योंकि उसके चाचा उसे बचपन से ही जीवित रहने की किताबें भेजा करते थे और उन किताबों की वजह से आदि आज जीवित रहने में सक्षम है। वह अब अपने घर में नहीं रहता, क्योंकि उसका घर अस्त व्यस्त हो गया है। सिर्फ उनका घर ही नहीं, यहाँ सब कुछ इतना खराब हो चुका है। वह अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। उसके पास खाने पीने का कुछ सामान है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। इसलिए वह भोजन और जरूरत का सामान ढूंढने के लिए हर दिन आसपास के इलाके में जाता है। इस काम के दौरान उन्हें घरों में लाशें मिलना आम बात हो गई है। आदि भी अपने इलाके में रहने वाला अकेला व्यक्ति है और उसने अपना पूरा इलाका छान मारा है। उनके इलाके में अब उनकी जरूरत की चीजें खत्म हो गई हैं। उसके पास सिर्फ एक साइकिल है। वह ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं दूर जाने पर उसे कोई आदमी मिल गया, शायद वह उसे भूखा रखकर खत्म कर देगा। बेचारा आदि अपने जीवन से बहुत ऊब गया था। समय बिताने के लिए वह अपना मोबाइल भी नहीं चला पाता था, क्योंकि दुनिया में न तो बिजली थी और न ही उसे बनाने वाले। उसके पास जितनी भी किताबें थीं, उसने पढ़ लीं और अब वह अपना समय बिताने के लिए बागवानी करता है। काफी मेहनत के बाद वह कुछ सब्जियां उगाने में सफल हो गए और इसीलिए वह बहुत खुश था। रात में वह चंद्रमा के नीचे लेटा हुआ था और अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह डरकर अपने बंकर में वापस चला जाता है। सुबह वह दिनचर्या के अनुसार अपनी साइकिल लेकर जरूरी सामान की तलाश में निकल गया। उन्हें एक घर की छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल मिला। यह देखकर वह खुश हो गया। वह उसे घर ले आया और उससे अपना फोन चार्ज कर लिया। फोन चार्ज करने के बाद वह गाने सुनते हैं और जितना हो सके एंजॉय करते हैं। इसके बाद वह फोन पर अपनी माँ का वीडियो देखता है और बहुत दुखी हो जाता है। वह काफी समय बाद अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन फिर भी उससे बात नहीं कर सका। वह ये वीडियो तब तक देखता है जब तक उसका फोन बंद न हो जाए। उसके बाद वह बगीचे में वापस जाता है और उसे पता चलता है कि रात में उसने जो आवाजें सुनी, वे जानवरों की थीं। उन जानवरों ने उसकी उगाई सारी सब्जियां नष्ट कर दी थीं। ये सब देखने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थीं। अब वह इन सब्जियों के बीज इकट्ठा करते हैं। वह उनसे दोबारा सब्जियां उगा सकता था, लेकिन खाने के लिए फिर इतना इंतजार करना पड़ा। यह विचार उसे बहुत क्रोधित कर देता है और क्रोध में आकर वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। उसके पैर से खून बहने लगता है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। उसकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए वह अपनी जीवन रक्षा की कुछ किताबें निकालता है और अपने लिए दवा बनाता है और उसे अपने घाव पर लगाता है। रात को वह अपने चाचा चाची की फोटो देखता है और सोचता है कि वे भी जीवित हों। मैं उनकी वजह से जीवित रह पाया हूँ और वे भी बहुत अच्छे से जीवित रह रहे होंगे। अब वह सोचता है कि क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं। जिंदगी इस तरह थोड़ी आसान हो सकती है, लेकिन एक चक्र के माध्यम से ऐसा करना कठिन था। वह पहले एक योजना बनाता है और एक रास्ता तय करता है, जिस पर चलकर वह अपने चाचा के घर पहुंचेगा, जिसमें 2 सप्ताह लग सकते हैं अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। यह रात अब उसके लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, जहां उसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रखी थीं। वैसे भी वह अगली सुबह निकल जाता है और सुबह से शाम तक साइकिल चलाता है। रात को वह एक टंकी में सोता था और रास्ते में खाने के लिए जो चीजें मिलती थीं, उनका उपयोग कर लेता था। और अच्छी बात यह थी कि अगर आदि को रास्ते में कोई इमारत मिल गई, फिर वहां से भी कुछ चीजों का इंतजाम हो जाएगा। 1 सप्ताह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात जब वह उठा तो देखता है कि हिरण ने उसका सारा पानी बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा उनका सोलर चार्जर भी हिरण ने तोड़ दिया है, जिसकी मदद से वह अपना फोन चार्ज कर पाए। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि वह अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां व्यर्थ चला देता है। इसके बाद उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह आगे बढ़ता गया और रास्ते में एक नदी मिली, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुए, क्योंकि फिर से पानी की व्यवस्था हो गई। पानी लेने के बाद वह वहां से चला गया और एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर चढ़ गया। वह बहुत तेज साइकिल चला रहा था। अचानक उसकी साइकिल एक गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा कुछ चीजों से ढका हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि किसी ने यह जाल बनाया है। वह इस गड्ढे से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन असफल रहता है। अचानक उसे 3 लोगों की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि ईवा इन लोगों से बचकर भागी है। तीनों व्यक्तियों के पास हथियार थे और ये तीनों बहुत क्रूर लग रहे थे। उनसे बचने के लिए आधी झाड़ियों में छिप जाता है।
उधर ईवा पेड़ पर थी और उसने उन तीनों पर बंदूक तान रखी थी। उन्होंने यहाँ आदि का डेरा देखा। वे जानना चाहते थे कि इस खेमे में कौन रहा होगा। आदि सोचता है कि इस डेरे के मालिक का पता लगाकर वे पेड़ के सामने बैठी ईवा तक पहुंच जाएंगे। उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह झट से उसके शरीर पर कुछ फूलों के जरिए संक्रमण जैसा निशान बना देता है और ऐसी जगह जाकर लेट जाते हैं जहां उन्होंने उसे देखा था। जब वे उसके करीब आते हैं तो उन्हें लगता है कि एडी संक्रमण के कारण मर गया है। इसका मतलब है कि एडी की योजना काम कर गई। अब चूंकि इन लोगों को छावनी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वे वहां से चले गए। एडी और एवा ने फिर से अपना डेरा डाला और यहाँ एडी को पता चला कि एवा गर्भवती थी। वह ईवा से उसके पति के बारे में पूछता है, जिससे वह कहती है कि वह मर चुका है। वे उन लोगों से बचने के लिए खंडहरों में छिप जाते हैं जब वे अपना खाना खा रहे होते हैं। आदि दूर से जाकर 2 साइकिलों का इंतजाम करता है और उसने फैसला किया कि अब वह ईवा को अपने साथ ले जाएगा। आधी यात्रा एडी ने पूरी की। अब उसे अपने चाचा के पास जाने में केवल 1 सप्ताह का समय लगा, लेकिन ईवा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार जिस क्षेत्र में आदि के चाचा रहते थे वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन आदि को अपने चाचा पर पूरा भरोसा था। वह ईवा से कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। अब क्योंकि ईवा के पास और कोई चारा नहीं था तो वो भी तैयार हो गई। वे दोनों चले जाते हैं। ईवा को अच्छी तरह से साइकिल चलाना नहीं आता था, इसलिए उन्हें बहुत समय लग गया, लेकिन एडी ने उसका समर्थन किया। अब उनकी दिनचर्या यह थी कि वे सारा दिन साइकिल चलाते, थोड़ा शिकार करते और रात को अपने शिकार को पकाकर खाते, क्योंकि उनके पास पहले जो भोजन था वह उन 3 लुटेरों ने लूट लिया था। आदि अभी भी खुश था, क्योंकि कम से कम उसे ईवा के रूप में एक साथी तो मिल गया। आदि को ईवा पसंद आने लगी, इसलिए अब उसके लिए सब कुछ खूबसूरत था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वे 3 बुरे लोग अभी भी उसके पीछे थे। अड्डी एवा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए एवा भी अड्डी को पसंद करने लगी थी। रास्ते में ईवा और आदि को एक तालाब मिलता है। आदि तैराकी के लिए तालाब में कूद जाता है। जब वह तैरकर बाहर आता है तो देखता है कि उन 3 लोगों का एक साथी उसके पीछे लेटा हुआ है, जो उससे ईवा के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ईवा के बारे में बताओ और ईवा को हमें सौंप दो। हम ईवा को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ईवा उनके लिए एक संसाधन के रूप में काम कर रही है। वे ईवा से पैदा होने वाले बच्चे को खा जाएंगे। आदि को अब समझ आ गया था कि ईवा उनसे दूर भाग रही है, क्योंकि वे ईवा के साथ अन्याय कर रहे थे। वह आदमी आदि से दोबारा बात करता है, अगर तुम्हें यह जिंदगी प्यारी है तो ईवा को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि अस्तित्व के खेल में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इतनी बुरी बातों के बावजूद आदि डरता नहीं है। वह ईवा को लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। अंततः कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे अपने चाचा के घर पहुंचते हैं। ईवा यहाँ पहुंचकर बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए कुछ खाना मिल रहा था। लेकिन इधर आदि बहुत चिंतित था, क्योंकि उसने अभी तक अपने चाचा को घर पर नहीं देखा था। जब वह घर से बाहर आता है तो उसका डर हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि उसके चाचा की भी मौत हो चुकी थी और घर के बाहर उसकी एक कब्र थी। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वह अपने चाचा के आधार पर 3 लोगों से दुश्मनी कर बैठा था। एडी अब इन सब बातों से दुखी और चिंतित है। वह ईवा के पास जाता है और उन लोगों की हकीकत पूछता है। ईवा इस समय कुछ भी नहीं छिपाती है और उसे बताती है कि जब उनका भाई उसके साथ अन्याय कर रहा था, उसने उसे खत्म कर दिया और भाग गई। ये तीनों उसका पीछा करते रहे, लेकिन ईवा ने आदि को कुछ नहीं बताया और इसी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ईवा रोती रही और आदि अपना कुछ सामान लेकर घर से बाहर चला गया, जहां अब उसका सामना उन लोगों से हुआ। उन 3 लोगों ने एडी पर बंदूक तान दी और उससे कहा कि ईवा को हमें सौंप दो। आप चाहें तो हम ईवा को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यही इस नई दुनिया का नया नियम है। लेकिन एडी उनके बुरे इरादों में शामिल नहीं होना चाहता था। वह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है और भागने से पहले वह हवा में एक गोली चलाता है ताकि ईवा जाग जाए और अपनी जान बचा ले। इधर आदि जो भागने की कोशिश कर रहा था, एक आदमी उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि वह एडी को खत्म करता, कोई पीछे से आता है और इस आदमी को खत्म कर देता है। यह आदि की मौसी थी। अब 2 आदमी बचे थे, जिनमें से एक ईवा के पास पहुंच गया था और दूसरा उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा था कि बीच में ही वह मौसी के बिछाए जाल में फंस जाता है और बेचारा वहीं मर जाता है। अब आदि और उसकी चाची ईवा को बचाने जाते हैं, लेकिन ईवा से दूर खड़ा एक बुरा आदमी उसे गोली मार देता है। यह आदि आंटी के कंधे पर लगती है। वह आदमी एक और गोली मारकर आदि को खत्म कर सकता है, इसलिए आदि वहाँ से भाग जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए ये शख्स ईवा पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वह उसके पेट पर लात मारता है। आदि, जो यह सब देख रहा था,
अब थोड़ा शोर करता है और इस बुरे आदमी का ध्यान भटकाता है और मौका मिलते ही ईवा पीछे से तीर चलाकर इस आदमी को खत्म कर देती है। अंत में सारा खतरा टल गया। इसी तरह आदि, ईवा और उनकी चाची एक परिवार के रूप में एक साथ रहने लगते हैं।